नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन में। तो आज का लेक्चर बेस्ड है हमारा लेक्चर नंबर 3 हिस्ट्री की क्लास है, क्लास 6th और चैप्टर है हमारा व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। ये काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर और फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। केवीएस का जो पीजीटी का हमारा पेपर होने वाला है, ख़ास तौर पर हिस्ट्री का जनरल अवेयरनेस के लिए भी ज़रूर आप इसको पढ़ सकते हैं। और साथ में यूपी टीजीटी में जो आपका हिस्ट्री का सेक्शन है और यूपी पीजीटी में खास तौर पर हिस्ट्री का सेक्शन है, तो केवीएस यूपी और एनवीएस ने पेपर ने काफी हद तक पहले भी आपको बताया है कि भाई एनसीईआरटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी वैसे भी पढ़ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं विद क्विक फॉर्मेशन एंड नोट्स के साथ। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ व्हाट डू द बुक्स एंड द ग्रेव्स टेल्स। तो नंबर 1 जो आपका टॉप पॉइंट है, ये कह रहे हैं कि द ओल्डेस्ट बुक्स ऑफ वेदास, यानी हमने बात की कि किताबें क्या बताती है और कब्रें हमें क्या बताती है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि किसका पाठ है, ये सोर्सेज़ का पाठ है, हमारे स्रोतों का पाठ है। तो प्राचीनतम जो ग्रंथ हैं, वो हमें काफ़ी हद तक वेद का मतलब होता है किसी चीज़ को ज्ञान के स्वरूप में किसी को सौंपना। और काफ़ी हद तक वेदव्यास जो द्वैपायन वेदव्यास है, उन्होंने इसका संकलन किया है वेदों का। वेद हमारे पास कुल मिलाकर 4 हैं, पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। तो ये भी आप इंग्लिश में भी वर्ज़न देख पाएँगे, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने इसको जो है कंपाइल किया है। एंड ऋग्वेद आप इसको RSU और A के नाम से राइम के हिसाब से इसको याद कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलेंगे और हम बात करेंगे थोड़ा-सा। हमने ये जाना कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में और वेदव्यास ने उसको लिखा। और ऋग्वेद है क्या? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है हमारा, ये आपको ये ध्यान में रखना है, अब तक का सबसे पुराना वेद है। इसमें कुल मिलाकर 3500 साल पहले इसकी रचना हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएँ हैं, सूक्त जिन्हें कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि सूक्त क्या है, तो प्रार्थनाओं को सूक्त कहा जाता है। कुल मिला के 10 मंडल जैसे चैप्टर्स होते हैं, उस तरह से 10 मंडल है, 1028 सूक्त है इसमें और एक 10,600 जो हैं यहाँ पर आपके मंत्र हैं। ठीक है, ये रही बात ऋग्वेद की। और इसके साथ-साथ यहाँ पर अग्नि, इंद्र और सोम के बारे में जानकारी मिलती है, 3 देवताओं के बारे में ऋग्वेद के एज में। और जो ऋग्वेद लिखा गया है वो भुर्ज वृक्ष से, जो हिमालय में पैदा होता है पेड़, उसकी छाल के ऊपर पांडुलिपि बनाकर उसके ऊपर ऋग्वेद के बारे में जानकारी दी गई है। और ऋग्वेद का जो वेद है वो लिखा गया है 150 साल पहले की यहाँ पर बात हो रही है। और अभी ये पांडुलिपि सुरक्षित की गई है महाराष्ट्र के पुस्तकालय में, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे प्रार्थनाएँ हमें क्या बताते हैं। यानी ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएँ, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्त कहते हैं। अभी हमने पढ़ा पिछली स्लाइड में। तो ऋग्वेद क्या है? मवेशी, खास तौर पर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति, रथ खींचना, लड़ाइयों के लिए अनेक प्रार्थनाएँ लिखी गई हैं। ऋग्वेद में बहुत सारी नदियों का भी ज़िक्र किया गया है। तो कौन-कौन सी नदियाँ हैं? व्यास है, सतलुज है, सरस्वती है, सिंधु है, गंगा है, यमुना है। इन सब के बारे में जानकारी दी गई है। यमुना का जो नाम आया है, केवल सिर्फ़ एक बार यमुना का नाम यहाँ पर लिया गया है। लोगों का जो वर्गीकरण होता था किसके आधार पर ऋग्वेदिक एज में? यहाँ पर काम के आधार पर होता था, भाषा के आधार पर, परिवार या समुदाय के आधार पर, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर ये जो कैटेगराइज़ेशन या क्लासिफ़िकेशन होता था, उसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता था। लोगों के अगर शब्दों की बात करें, तो लोगों के लिए वर्ड्स फॉर पीपल, यानी लोगों का वर्गीकरण भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान और उनके जो कल्चर है उसके हिसाब से कम्युनिटी में उनको अलग किया जाता था। अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप लेटर वैदिक फेज़ में जब जाएँगे तो इसी काम को जन्म के आधार पर जो है आधारित कर दिया गया था। स्लाइड नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्या बताती हैं किताबें और कब्रें? व्हाट डू द बुक्स एंड द ग्रेव्स टेल्स? तो यहाँ पर हमें किताबें और कब्रें बता रही हैं काम के आधार पर। ऐसे 2 समूह हमारे पास हुआ करते थे। एक समूह था पुरोहितों का और एक था राजा का। तो पुरोहित क्या करते थे? पुरोहित ब्राह्मण होते थे और इनका काम यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, आहुतियाँ देना, ये सारे काम थे। राजा, ज़ाहिर-सी बात है कि आधुनिक समय की तरह राजा महलों में या राजधानियों में बिल्कुल नहीं रहता था। वो बिल्कुल चुना जाता था लोकतांत्रिक तरीके से और जो राजा कैपेबल होता था उसी को वहाँ पर राज करने का मौका दिया जाता था। कम्युनिटी के लोग मिलकर, जो वहाँ पर रह रहे लोकल लोग थे, वो मिलकर राजा को चुना करते थे। आनुवांशिक बिल्कुल नहीं था, हेरिडिटरी बिल्कुल नहीं था। स्लाइड नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे यहाँ पर कि भई किताबों में हमें जनता के बारे में और समाज के बारे में क्या बताया गया है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये कह रहा है कि जो जन है इसका प्रयोग आज भी होता है, यानी जन क्या है? लोग है, लोकतंत्र है, लोगों को जन कहा गया है।
और यहाँ पर जन दूसरा शब्द हमने प्रयोग किया है विश, यानी सोसाइटी में 2 शब्दों का हमने खास तौर पर प्रयोग किया। एक जन मतलब लोग और विश कह रहे हैं वैश्य। अब सबको पता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रकार के वर्णों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की, खुद को आर्य कहते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। जो विरोधी थे, यानी जो अगेंस्ट में लोग होते थे, उनको दस्यु या दास कहा जाता था। यानी आप ये जान पाएँगे कि ऋग्वेदिक एज में भी दास का थोड़ा बहुत एविडेंस हमें देखने को मिलता है। ये मैंने बता दिया आपको 4 वर्ग हैं। ब्राह्मण अनुष्ठान करते थे और यहाँ पर क्षत्रिय कहीं न कहीं एक वॉरियर की तरह काम करते थे और शूद्र वैश्य यहाँ पर व्यापारी के तौर पर, शूद्र दास की तरह काम करते थे। पर किसके आधार पर? काम के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। स्लाइड नंबर 6 हमें बता रहे महापाषाण के बारे में। 3000 साल पहले महापाषाण जो शब्द है, आपको काफ़ी हद तक यहाँ पर क्लियर होगा। पाषाण संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है बड़ा पहाड़। 3000 साल पहले हमें महापाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है। ये पहली बात है। दूसरी यहाँ पर लोगों के द्वारा दक्षिण में खास तौर पर डेक्कन वाला जो पार्ट है नॉर्थ और यहाँ पर आपका ईस्ट वाला सेक्शन, आप मैप देखेंगे यहाँ पर मैं बना रही हूँ। नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। ये जो सेक्शन है आपका नॉर्थ ईस्ट का, हम कह रहे हैं साउथ का जो सेक्शन है, फिर हमने ये कहा कि नॉर्थ और ईस्ट वाला ये जो सेक्शन है, यहाँ पर खास तौर पर हमें बहुत ज़्यादा महापाषाणिक जो एविडेंसेस है देखने को मिलते हैं और कश्मीर भी यहाँ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। अगर आपको ये ध्यान में है तो बुर्ज होम के बारे में कल हमने बात की थी यहाँ पर। तो यहाँ पर मृतकों के साथ लोहे, औजार, हथियार, पत्थर, सोने, चांदी आदि रखे जाते थे जिसका पर्पस था कि मरने के बाद भी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता रहती है। और 3000 साल पहले इसका प्रयोग किया गया था। व्यक्ति को गड्ढों में दफन करने के बाद उसके आसपास बड़े-बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे, करीन कर दिए जाते थे, जिसको हम महापाषाण काल के नाम से या वे ऑफ पर्पस के हिसाब से जानते थे। हॉर्सेस का भी स्केलेटन यहाँ पर मिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं स्लाइड नंबर 7 की तरफ। तो बाकी हमें किताबें और कब्रें हमें क्या बताती है? तो किताबें और कब्रें, बुक्स एंड ग्रेव्स हमें वहाँ के एविडेंसेस के बारे में बताती हैं और ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ये सारी साइट सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने किसके बारे में बात की? हमने कहा नॉर्थ ईस्ट का जो सेक्शन है और साथ में जो साउथ वाला सेक्शन है, ये आद्यचली की बात करें या फिर जो ब्रह्मगिरी है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है किसके? महापाषाणी काल के। मेगालिथिक की बात, तो ये पॉइंट वाले जो हैं आपके, तो ब्रह्मगिरी को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट एविडेंस है। किसका एविडेंस है? जहाँ पर मेगालिथिक के एविडेंसेस हमें, यानी महापाषाण काल के एविडेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। आदि चलनूर में यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको आयरन का जो एविडेंस है वो कलेक्ट होता हुआ आपको दिखेगा। तो क्लास एनसीईआरटी जो क्लास 6 की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है उसमें ब्रह्मगिरी का नाम यहाँ पर दिया गया है। स्लाइड नंबर 8, व्हाट डू द बुक्स एंड ग्रेव्स टेल? और हमें किताबें क्या बताती है? तो किताबें हमें इनाम गांव के बारे में बता रही है। इनाम गांव को देख लेते हैं। ये है आपका इनाम गांव, बिल्कुल कावेरी के तट पे बसा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे, गंगा इसके ऊपर है, महानदी नर्मदा के बिल्कुल बीच में है। और यहाँ पर एविडेंसेस जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अर्ली विलेजेस का एविडेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। आप देख पा रहे होंगे कि 3600 से 2700 साल के बीच में भीमा की जो सहायक नदी है, कौन सी है? घोड़ के किनारे एक जगह है जिसको हम बोलते हैं इनाम गांव। यहाँ पर वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और जो उन दफनाने का डायरेक्शन होता था वो उनका डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ हुआ करता था। और इसके साथ साथ उनके साथ खाने पीने की भी जो आवश्यक चीजें थी वो दफनाई जाती थी। जैसा कि हमने महापाषाण काल में भी अभी पढ़ा, सेम एविडेंसेस वहां पर भी मिले हैं हमें। और यहाँ पर क्या-क्या मिला है? गेहूँ मिला है, चावल मिला है, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं, जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, बैल मिला है, एविडेंस भैंस का, बकरी का, भेड़ का, कुत्ते का, घोड़े का एविडेंस हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। तो क्लास 6 के हिसाब से जितना आपको पता होना चाहिए एनसीईआरटी के बारे में इम्पोर्टेंट, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पर डिस्कस क्या-क्या किया है। मैंने आपसे ये बताया कि भाई किताबें और कब्रें आपको क्या बताती है। मैंने ऋग्वेद के बारे में बात की, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में बताया। रचना किसने की है? वेद व्यास ने की है। ऋग्वेद के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा, सूक्तों के बारे में, प्रार्थनाओं के बारे में। और हमने ये भी जाना कि ऋग्वेदिक एज में वर्ण जो थे हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनका जो वर्गीकरण था वो किसके ऊपर था? काम के आधार पर किया गया था। ये भी हमने पढ़ा और हमने ये भी पढ़ा कि भाई ऋग्वेद में जो जन था या जो विष था उसका चुनाव कैसे किया जाता था। हमने ये भी पढ़ा कि ब्राह्मण यहाँ पर यज्ञ करने का काम, क्षत्रिय एज अ वॉरियर, वैश्य एज अ ट्रेडर एंड यहाँ पर शूद्र एज अ स्लेव काम करता था। और हमने लास्ट में ये भी जाना
कि जो हमारे इम्पोर्टेंट एविडेंसेस हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बात की महापाषाण काल की, उसमें मैंने नाम लिया ब्रह्मगिरी का, जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है। और ब्रह्मगिरी में हमने महापाषाण साइट्स के बारे में डिस्कस किया और हमने ये भी जाना कि वहाँ पर बड़े-बड़े गड्ढे बनाकर दफ़्न करने के बाद जो बड़े-बड़े पाषाण थे, पत्थर थे, उनको इकट्ठा करके आस-पास लगा दिया जाता था। साथ में जो व्यक्ति मरता था, उसके साथ उसकी आवश्यक वस्तु दफनाई जाती थी। बिल्कुल सेम प्रोसेस हमने ये भी पढ़ा इनाम गाँव में। जिसको आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये एविडेंस आप देख पा रहे होंगे जो कि ये दिखाता है कि वहाँ पर लोगों को दफ़न करने का तरीका क्या था। तो जिसको दफ़्न करते थे इनाम गाँव में, वहाँ पर बिल्कुल घोड़ नदी के ऊपर ये बसा हुआ है, जो आपको ध्यान में रखना है एनसीईआरटी क्लास 6 के हिसाब से। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर बेसिकली जो पर्पज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ पर रिचुअल्स को फ़ॉलो किया जा रहा है। व्यक्ति को दफ़नाते हुए उसकी दिशा, दशा सब ध्यान में रखा जा रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। एक क्विक इन्फॉर्मेशन दी मैंने। बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं किया। आगे जब जैसे हम क्लासेस को बढ़ाएँगे, लेक्चर बढ़ाएँगे, एक्सप्लेनेशन भी हमारी बढ़ती चली जाएगी। हालाँकि इतना आपको क्लास 6 के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जानने के लिए काफ़ी है। पीडीएफ मिलेगी आपको बीट द कॉम्पिटिशन बीट। डिस्क्रिप्शन में भी आप जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर बताइएगा। और कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरे से जुड़ने के लिए।